नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। हम विषय पढ़ रहे थे, जैसा कि आपको उम्मीद है आपने इससे पूर्व की कक्षा को देखा होगा, और ये भी उम्मीद है कि उस कक्षा से आपको कुछ नया सीखने मिला होगा और आपकी तैयारियों में उस कक्षा ने जरूर सहयोग की होगी। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन बिंदु को समझेंगे। आपको याद होगा, यदि आपने पूर्व की कक्षा देखी होगी तो, कि हमने पूर्व की कक्षा में अर्थव्यवस्था को समझा था और इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के उन सभी बिंदुओं पर चर्चा की थी जो अर्थव्यवस्था विषय के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षा में पढ़े जाते हैं। उसमें साथियों हमने सबसे अपनी अंतिम स्लाइड में जिस बिंदु की चर्चा की थी वो था अंतर्राष्ट्रीय संगठन। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रतियोगी परीक्षाओं में संभावना रहती है कि अधिकतम बार पूछा जा रहा है, और चूंकि ये करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ है इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रश्न ज़्यादा आने की संभावना रहती है। इसलिए हम शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन की। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है। इसको मिटा देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है? आज की जो कक्षा होगी हमारी जिन बिंदुओं पर आधारित होगी उन बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है, इनका अर्थ क्या है, इनको बनाने के उद्देश्य क्या रहे होंगे, ये कौन से कार्य करते हैं, इनके उदाहरण कौन कौन से हैं। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे आज किनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हम आज अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की क्या है, उद्देश्य क्या है, कार्य, उदाहरण और आवश्यकता की चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन की। अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन वे संगठन होते हैं जिनका विस्तार, सदस्य, कार्यप्रणाली, भूमिका एवं प्रकृति वैश्विक स्तर पर हो। ऐसे संगठन अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन से संगठन होंगे? वे संगठन जिनकी भूमिका, कार्यप्रणाली या कार्य, सदस्य, प्रकृति, विस्तार वैश्विक स्तर पर हो। ऐसे संगठन को हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संगठन। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग, इस शब्द का पहली बार प्रयोग स्कॉटलैंड के विधिवेत्ता जेम्स लोरिमर ने किया था। याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग जेम्स लोरिमर महोदय ने किया था, जो स्कॉटलैंड के विधिवेत्ता थे। तो आपको परिभाषा से समझ में आ गया होगा कि वे संगठन जिनके सदस्य, भूमिका, कार्यप्रणाली, प्रकृति, विस्तार किस स्तर के हो? विश्व स्तर के हो। विश्व स्तर पर ये कार्य करते हो, ऐसे संगठन क्या कहलाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संगठन। उदाहरण के लिए यदि देखें तो जैसे आप देखेंगे, आप संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम जानते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो आप संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ को देखते हैं, आप
विश्व व्यापार संगठन को देखते हैं, WTO। आप देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को, आप देखते हैं विश्व बैंक को, आप देखते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक को। ये सब संगठन कौन से संगठन कहलाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहलाते हैं। इनको बनाने का उद्देश्य क्या रहा होगा? इनको बनाने का उद्देश्य क्या रहा होगा? देखते हैं। उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के पीछे अनेक उद्देश्य हैं। जैसे पहला, शांति, सुरक्षा और सहयोग। आप जानते हैं शांति, सुरक्षा और सहयोग के उद्देश्य से हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन का गठन करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे विभिन्न देशों द्वारा अपनी समस्याओं तथा अन्य वैश्विक विवादों पर साझा विचार विमर्श के माध्यम से सहमति एवं समाधान प्राप्त करने के लिए, विभिन्न देशों द्वारा अपनी समस्या तथा अन्य वैश्विक विवादों, इन विवादों का समाधान हमको किस प्रकार करना है? इन विवादों का समाधान हमें शांति के माध्यम से करना है, ताकि शांति और सहयोग के माध्यम से इन विवादों का समाधान करता है, ताकि पूरे विश्व में सुरक्षा का माहौल बना रहे और विश्व तृतीय विश्व युद्ध जैसी विध्वंसकारी घटना से बच सके। अब जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध ने पूरे विश्व में कितना प्रलय, कितनी हानि पहुंचाई थी। इन्हीं सबसे सुरक्षा के लिए हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के गठन की बात सोची थी। तो यही सारी चीजें यहां लिखी हुई है स्लाइड में, आप देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्कॉटलैंड के विधिवेत्ता जेम्स लोरिमर ने किया था, और इनका अर्थ क्या है? वे संस्थाएं जिनके सदस्य, जिनके कार्य क्षेत्र, जिनकी प्रकृति, भूमिका एवं विस्तार वैश्विक स्तर पर है, ऐसे संगठन क्या संगठन कहलाते हैं? अभी हमने देखे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे UNO, IMF, विश्व बैंक, WTO। इनके उद्देश्य कौन कौन से हैं? विभिन्न देशों द्वारा अपनी समस्याओं तथा अन्य वैश्विक विवादों पर किसके माध्यम से? विचार विमर्श के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से सहमति एवं समाधान प्राप्त करना। और उद्देश्य क्या है? पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए साथ मिलकर काम करना, विवादों का निपटारा बातचीत के माध्यम से करना, बातचीत के माध्यम से विवादों को निपटारा करना, न कि युद्धों के माध्यम से, एक निष्पक्ष एवं तटस्थ मंच की स्थापना करना। ऐसे संगठन बनाए जाने चाहिए जो अपने संपूर्ण सदस्यों की आवश्यकताओं को देखे, जरूरत को देखे, किसी एक देश के पक्ष में ना हो। ऐसे संगठन बनाने की हमें आवश्यकता है। राष्ट्रों की संप्रभुता की रक्षा करते हुए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, सहयोग एवं स्पर्धा बनाए रखना इसका कार्य होता है। देखते हैं उदाहरण कौन कौन से हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के, देखते हैं। हम उदाहरण देखते हैं कि भाई पहला उदाहरण देखें तो विश्व में शांति, सहयोग और सहायता हेतु कौन सा संगठन काम करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको आप UNO के नाम से जानते हैं, UNO। ठीक, विश्व में शांति बनी रहे, सहयोग के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से विवादों का निपटारा हो और सुरक्षा बनी रहे, सहयोग बना रहे, शांति बनी रहे, इसीलिए कौन काम करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ। दूसरा देखो,
विश्व में पूंजी व तकनीकी के माध्यम से संतुलित एवं समन्वित विकास को बढ़ावा देने हेतु जो संगठन काम करते हैं, उनमें आप देखिए विश्व व्यापार संगठन, आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, आप देखेंगे विश्व बैंक, आप देखेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये ऐसे उदाहरण हैं जो आपको विश्व में पूंजी और तकनीकी की सहायता के माध्यम से स्थिर विकास को, संतुलित विकास को, समन्वित विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप देखोगे अनेक संगठन हैं, अभी हम आगे सारे संगठनों की चर्चा करेंगे। आप उदाहरण के लिए देखोगे पर्यावरण के लिए काम करने वाला संगठन, आप बताइए पर्यावरण के लिए संगठन कौन सा काम करता है? पर्यावरण हेतु आप देखेंगे यूनेप काम करता है, नैरोबी केन्या में जिसका मुख्यालय है। और आप देखो क्षेत्रीय स्तर पर व्यापार व सहयोग हेतु कौन कौन से संगठन काम करते हैं? जैसे आप देखोगे सार्क, हम पढ़ेंगे आसियान, आपने सुना होगा यूरोपियन यूनियन का नाम। ये सब संगठन किस प्रकृति के संगठन है? क्षेत्रीय स्तर पर व्यापार व सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। आप देखो पर्यावरण के लिए काम करने वाला संगठन, अनेक संगठन है जिसमें यूनेप भी एक महत्वपूर्ण संगठन है। आप विश्व में पूंजी एवं तकनीकी के माध्यम से संतुलित विकास को बढ़ावा देने के लिए आप संगठन जो देखेंगे वो है आपके WTO, IMF, विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। विश्व में शांति व सहयोग हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ काम कर रहा है, जो अपनी विशिष्ट एजेंसियों के माध्यम से काम कर रहा है। आगे हम और भी संगठन देखेंगे, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, और देखो विश्व बैंक। हम इनके बारे में आज जानकारी, ऊपरी जानकारी लेंगे। जैसे कि आप देखो IMF, विश्व बैंक, फिर देखो आप विश्व व्यापार संगठन, गेट, संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसियां, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की, हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति के लिए, सहयोग के लिए, सुरक्षा के लिए बनाए गए एक संगठन जिसका नाम है राष्ट्र संघ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति हेतु बनने वाली संस्था का नाम था राष्ट्र संघ, जिसे लीग ऑफ नेशन भी कहा जाता है। 1920 में बनी थी, जिस उद्देश्य के लिए संगठन बनाया गया था, इसे यह प्राप्त करने में असफल रहता है। और आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विश्व के शीर्ष नेताओं ने यह विचार किया कि हमें ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है जो हमें ऐसी विध्वंसकारी विभीषिका से बचाए या इस प्रकार की घटना से बचाए जो विश्व में अशांति, गरीबी लेकर आती है, युद्धों में धकेल देती है। ऐसे
स्थिति से बचाए। ऐसे विवादों का निपटारा हम शांति और वार्ता के माध्यम से करें, इस हेतु हम वैश्विक संगठनों का निर्माण करते हैं। इस विचार ने यूएनओ को जन्म दिया, संयुक्त राष्ट्र संघ को जन्म दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ को जन्म दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 24 अक्टूबर 1945 को होता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और ये अपनी विशिष्ट एजेंसियों के माध्यम से कार्य करता है। इसके खुद के 6 अंग हैं, यूएनओ के 6 अंग हैं। यूएनओ के अंग 6 अंग हैं, जिसमें पहला आपको देखने मिलेगा महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा सचिवालय, चौथा न्यास परिषद, पांचवा सामाजिक आर्थिक परिषद और छठवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। आप इन 6 अंगों को देखेंगे यूएनओ में। आप इन 6 अंगों को देखेंगे कि महासभा में किस प्रकार 193 सदस्य हैं, किस प्रकार किसी भी समस्या के समाधान या किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे सुरक्षा परिषद में किस तरह 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 सदस्य स्थायी और आपके 10 सदस्य 2 साल के लिए अस्थायी रूप से चुने जाते हैं। इन 5 सदस्यों को आप देखेंगे फ्रांस, रूस, अमेरिका, चीन व ब्रिटेन। कैसे इनके पास वीटो पावर है कि इनकी सहमति के बिना कोई भी प्रस्ताव यहाँ पारित नहीं हो सकता। आप देखेंगे सचिवालय को, आप देखेंगे न्यास परिषद को जो वर्तमान में अब कार्य नहीं कर रही है, आप देखेंगे सामाजिक आर्थिक परिषद को, आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को जिसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। हेग नीदरलैंड में है। इसके बाद हम इन संस्थाओं को विस्तार से अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज चूंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के परिचय की कक्षा है तो हम इसको किन किन बिंदुओं को समावेश करने वाले हैं आज जानते हैं। दूसरा मुख्य संगठन पढ़ेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे आप IMF के नाम से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में हुए 1944 में यह सम्मेलन हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुए समझौते के तहत इनका निर्माण हुआ है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, यहाँ पर जिन बातों की चर्चा की गई थी और अंतिम बिंदु जो निर्णय निकाला गया था उसके तहत हम IMF, विश्व बैंक और इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 3 संगठनों का निर्माण करने वाले थे, किंतु किसी कारणवश ITO का निर्माण नहीं हुआ। केवल IMF और विश्व बैंक का निर्माण हुआ। इसीलिए इसे IMF और विश्व बैंक को, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें या ट्विंस कहा जाता है। ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें या ट्विंस कहा जाता है। हम पढ़ेंगे कि भाई IMF का जो गठन है
ये 1944 में हुए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत 27 दिसंबर 1945 को होता है और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। वॉशिंगटन डीसी में है। आप पढ़ेंगे विश्व बैंक के बारे में, जिसका गठन 1944 की ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत 1945 में होता है और इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। आईएमएफ बनाने का उद्देश्य क्या था? आईएमएफ बनाने का उद्देश्य आप देखेंगे कि विश्व में व्यापार को बढ़ावा देना, साथ में भुगतान संतुलन वह होता है जो एक देश के साथ दूसरा देश जो व्यापार करता है उससे जो लेन देन होता है उसे कहते हैं भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन को संतुलित करना या बेहतर करना, भुगतान संतुलन के बेहतर के लिए काम करता है। विनिमय दर को रेगुलेट करना, इस सारी चीजों को उद्देश्य को आधार बनाकर आईएमएफ का गठन किया गया था। जबकि विश्व बैंक का गठन आप गरीबी को कम करने के लिए, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए और आप देखेंगे कि विश्व बैंक का गठन आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्जर हो गई अर्थव्यवस्था को पुनः विकसित करने के लिए, पुनः विकास के लिए, साथ ही गरीब देशों को सहयोग देने के लिए, आधारभूत संरचना के विकास के लिए विश्व बैंक बनाया गया था। समय के साथ विश्व बैंक एक परिवार के रूप में दिखाई दिया, जिसमें इसके परिवार के सदस्य आपको देखने मिलेंगे कि भाई आईबीआरडी, जब विश्व बैंक बना था तो आईबीआरडी के रूप में ही बने था। हम इसको विस्तार से देखेंगे अगली कक्षाओं में, जब हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे कि कैसे आईबीआरडी 1945 में बनता है, कैसे आईडीए 1960 में बनता है। और आईडीए याद रखना, यह सबसे कम दर पर ऋण देता है, इसलिए इसे उदार ऋण की खिड़की भी कहते हैं। इसे उदार ऋण की खिड़की भी कहते हैं। 1956 में आईएफए बनता है, आईएफसी बनता है। आईएफसी 1956 में आपका मीगा बनता है 1988 में, और आईसीएसआईडी ये बनेगा 1966 में। इन सभी को हम विस्तार से देखेंगे। एक और संगठन जिसे हम डब्ल्यूटीओ के नाम से जानते हैं, आप जानते हैं ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में आईटीओ की परिकल्पना की गई थी, किंतु वह किसी कारण वह सफल नहीं होता और 1947 में गेट का निर्माण होता है। यह जनरल एग्रीमेंट किस लिए? ट्रेड और टेरिफ के लिए। व्यापार और प्रशुल्क पर सामान्य समझौता, यह विश्व में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। बाद में इसी का परिवर्तित रूप 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ के रूप में देखने को मिलता है। जो गेट के बिंदु थे उन सभी बिंदुओं को डब्ल्यूटीओ में समावेशित कर दिया गया था। इसके अलावा जो वस्तुओं का व्यापार है ये तो गेट में था ही, साथ में सेवाओं का व्यापार और बौद्धिक संपदा जैसी अवधारणाओं को भी इसमें जोड़ दिया गया था। आप जानते हैं कि बौद्धिक संपदा के लिए डब्ल्यूटीओ का जो समझौता है उसे ट्रिप्स समझौता कहते हैं। बौद्धिक संपदा के लिए जो समझौता किया गया है
वो WTO का ट्रिप्स समझौता कहलाता। इन सब को हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इसके बारे में हमने अभी पढ़ाई की कैसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के माध्यम से IMF और विश्व बैंक बने थे। फिर आप देख सकते हैं इसके बाद विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, जिसके सदस्य आपने देखे कि IBRD, जिसकी स्थापना कब हुई थी 1945, IDA जिसकी स्थापना 1960। विश्व में गरीब देशों को कम दर पर ऋण देने का कार्य कौन करता था? IDA। IFC, इसकी स्थापना 1956 को हुई थी। मीगा इसकी स्थापना 1988 को हुई थी। ये किसी भी देश में विदेशी निवेश से संबंधित सुरक्षा प्रदान करता है, बीमा प्रदान करता है। ICSID, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। यह क्या कार्य करता है? यह कार्य करता है यदि व्यापार संबंधित कोई भी विवाद हो जाता है तो उसे सुलझाने का कार्य ICSID। याद रखना, ये प्रश्न आ जाता है कि भारत विश्व बैंक के किस भाग का सदस्य नहीं है, तो याद रखिएगा ICSID का भारत सदस्य नहीं है। क्यों नहीं है? इन सब बातों पर चर्चा हम जब आप विश्व बैंक पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे विश्व व्यापार संगठन। अभी हमने समझे कि विश्व व्यापार संगठन पूर्व में जिसका नाम गेट था, उसी को 1 जनवरी 1995 को बनाया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय होगा जेनेवा में। इसके बाद हम देखते हैं कि गेट क्या है। अभी हमने समझे गेट क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में समझे कि कैसे इसकी 24 अक्टूबर को स्थापना होती है 1945 को, और 24 अक्टूबर को हम संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाते हैं। आप देखेंगे इसके कितने अंग हैं? इसके 6 अंग हैं। महासभा, अभी हमने देखे कि 2/3 बहुमत से किसी भी प्रस्ताव को यह पारित करती है। सुरक्षा परिषद, जिसके 15 सदस्य हैं, जिसके 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यासीता परिषद जो वर्तमान में कार्य नहीं कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय हेग में है। आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियां, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसका स्थापना 1957 में हुई थी। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। आप देखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 में जिसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। आप देखेंगे कृषि एवं खाद्य संगठन, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी और रोम इटली में इसका मुख्यालय है। यूनेस्को, जिसकी स्थापना 1945 को हुई थी, जिसका मुख्यालय पेरिस में है। यूनिसेफ, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी और जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। इसी प्रकार आप और भी अनेक संगठन को पढ़ने वाले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत आते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप देखेंगे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, आप जानते हैं इसकी रिपोर्ट पूछता है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, रासायनिक हथियार निषेध संगठन, अंकटाड। आप देखेंगे यूनेप, वही यूनेप जो पर्यावरण के लिए कार्य करता है, 1972, और नैरोबी केन्या में जिसका मुख्यालय है।
आप देखेंगे विश्व पर्यटन संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, यूएन वोमेन, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, अफ्रीका संघ, नाटो, NATO, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यही नाटो जिस जो अमेरिका की प्रमुखता में एक सैन्य संगठन है, जिसका सदस्य यूक्रेन बनने के लिए आतुर था और उसका परिणाम रूस के साथ युद्ध के रूप में आपको देखने मिलता है। हम जब ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि भाई रूस और अमेरिका रूस और अमेरिका विचारधारा में क्यों अलग है, रूस और अमेरिका विचारधारा में क्यों अलग है, क्यों इन दोनों के बीच के एक समय को शीत युद्ध या कोल्ड वार के नाम से जाना जाता है। हम ये सारी चीज़ें भी पढ़ेंगे कि इस शीत युद्ध के दौरान कैसे नाटो का गठन होता है, सीएटो का गठन होता है। आप देखेंगे कि रूस नाटो के अगेंस्ट में कौन सा संगठन बनाता है। फिर ये रूस जो वर्तमान में आपको दिखता है, ये सोवियत संघ पूर्व में जाना जाता था जिस नाम से सोवियत संघ। आप ये भी देखेंगे कि 1991 में ये सोवियत संघ क्यों टूट जाता है। इन सब बातों की चर्चा हम विस्तार से अपने आने वाली कक्षा में करेंगे। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को देखेंगे, आप राष्ट्रमंडल यूरोपियन यूनियन को देखेंगे, यूरोपियन यूनियन EU, आप देखेंगे शंघाई सहयोग संगठन, अरब लीग, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन, आपने ओपेक देखे होंगे, ओपेक प्लस को भी हम देखेंगे। ओपेक क्या है, ओपेक प्लस क्या है, आप देखेंगे इंटरपोल क्या है। आप मूवीज देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, उसमें आपको समझ में आता है कि हम इंटरपोल से हैं, कौन सी सिक्योरिटी है, इंटरपोल से आए हैं। ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे कि इंटरपोल क्या है। ब्रिक्स पढ़ेंगे कि कैसे उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं ने अपना एक नया संगठन बनाया, जैसे कि जिससे इसमें क्या क्या है, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका। हम इस संगठन को पढ़ेंगे कि कब इनके इन संगठनों का गठन किया गया, क्या उद्देश्य थे, वर्तमान में क्या इनकी ज़रूरत है, क्या इसमें कुछ करंट जुड़ा हुआ है, इनका मुख्यालय कहाँ है, इनके प्रमुख कौन हैं। हम देखेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स ने बनाया, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बहुत महत्वपूर्ण है और इसके प्रश्न तो आते ही हैं। आप देखेंगे मेकांग गंगा कॉरपोरेशन माफ कीजिएगा, बिम्स्टेक, खाड़ी सहयोग परिषद, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इस्लामिक सहयोग संगठन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ग्रीन पीस संगठन, ग्रीन पीस इंडिया, क्वाड का तो खूब चर्चा चल ही रही है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत। चीन इससे चिड़ा हुआ कैसे है, चीन को इससे क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें भी पढ़ेंगे। ग्रुप 7 क्या है, ये पहले ग्रुप 8 था, कैसे ग्रुप 7 हो गया। ग्रुप 20 हम पढ़ेंगे दक्षेस, जिसको हम सार के नाम से भी जानते हैं। हम पढ़ेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन, ये कैसे गुट निरपेक्षता की नीति भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लेके आए थे। आप देखेंगे स्वतंत्र राष्ट्र का राष्ट्रकुल क्या है, कैसे सोवियत संघ टूटता है और वो नया अपना संगठन बनाता है स्वतंत्र राष्ट्र का राष्ट्रकुल, और उसमें कैसे यूक्रेन सदस्य रहता है, कैसे रूस रहता है, कैसे बेलारूस रहता है। इन सारी बातों की चर्चा हम आगामी कक्षाओं में करेंगे। विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में पढ़ेंगे, इसके बहुत प्रश्न आते हैं। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, ऑकस, परमाणु आपूर्ति समूह, क्यों भारत इसका सदस्य नहीं बन रहा है, इन सब बातों की भी हम चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे परमाणु हथियारों के निषेध पर जो संधि है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि है, बाह्य अंतरिक्ष संधि, कैसे रूस इससे अलग हो गया। 2+2 संवाद, आसियान के बारे में पढ़ेंगे, कैसे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों ने अपना एक नया संगठन बनाया है इंडोनेशिया जकार्ता में, जिसका मुख्यालय। अब हम पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों है, क्यों यह यूएनओ बना, क्यों
WTO बनता है, क्यों IMF, विश्व बैंक, अन्य क्षेत्रीय संगठन बनते हैं? हमें इन संगठनों की आवश्यकता है विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए। आप जानते हैं कि इतनी बड़ी व्यवस्था है तो विवाद तो होंगे, है ना? तो लेकिन इन विवादों का निपटारा हमको किस प्रकार करना है? शांतिपूर्वक करना है। हमें वार्ता बैठक के माध्यम से इन विवादों का निपटारा करना है। हमें नियम सिद्धांतों के माध्यम से इनका निपटारा करना है। किंतु सभी विवादों का निपटारा, ये भी बात सत्य है और यथार्थ है कि सभी विवादों का निपटारा शांतिपूर्वक नहीं हो सकता। यदि ऐसी विवाद आते हैं जिनका शांतिपूर्वक निपटारा नहीं हो सकता और युद्ध की स्थिति आती भी है, तो युद्ध का विस्तार वैश्विक स्तर पर न हो, यदि युद्ध हो भी तो उसका प्रभाव कम हो, उससे होने वाली हानि कम हो, इस हेतु भी प्रयास करने के लिए हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता है। युद्ध ना हो, यदि हो तो भी उससे उत्पन्न दुश्मनी कम हो या इसका प्रभाव कम हो, इसलिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन काम करते हैं। आप जानते हैं वर्तमान में रूस और यूक्रेन विवाद के चलते युद्ध में फंसे हैं। इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान और ईरान, यहाँ भी आप देखोगे खाड़ी देशों में, तो यहाँ की भी स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी वर्तमान में है नहीं। किंतु इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने विश्व के समस्त देशों को इस प्रकार से अंतर संबंधित किया हुआ है कि अब एक देश और दूसरे देश के युद्ध तृतीय विश्व युद्ध का रूप धारण नहीं करते। जबकि आपने देखा है कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के समय किस प्रकार कुछ देशों के युद्ध से शुरुआत हुई ये जंग संपूर्ण विश्व में फैल गई और हमने उसके विस्तार को देखते हुए विश्व युद्ध नाम दिए थे। क्योंकि तृतीय विश्व युद्ध अगर होगा तो इस पृथ्वी पर मानवता खत्म हो जाएगी। अगर तृतीय विश्व युद्ध के बाद चौथा विश्व युद्ध कभी होगा तो ये निश्चित है कि वो चौथा विश्व युद्ध पत्थर और लकड़ियों से किया जाएगा। इसीलिए इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता है ताकि तृतीय विश्व युद्ध जैसी हमें विध्वंसकारी घटना न झेलनी पड़े। मिलकर सामाजिक आर्थिक विकास करने के लिए, सामाजिक आर्थिक विकास करने के लिए इन संगठनों की आवश्यकता है। सहयोग के रास्ते मानव कल्याण हेतु, है ना, एक दूसरे का सहयोग करें, मानव कल्याण को आगे बढ़ाए। यदि कोई किसी बीमारी की, कोई देश किसी बीमारी की वैक्सीन इजाद कर लेता है तो उस वैक्सीन को दूसरे देशों तक प्रोवाइड कराई जाए, इससे मानव कल्याण होगा। कई टेक्नोलॉजी जिसके पास, जो एक देश विकास कर लेता है तो दूसरे देश को टेक्नोलॉजी हस्तांतरित की जाए ताकि उस देश का भी विकास संभव हो सके। तकनीकी हस्तांतरण के माध्यम से मानव जीवन सरल बनाना, यहाँ से ये नया टॉपिक है, नया बिंदु है कि सांस्कृतिक, इसको सांस्कृतिक कर देते हैं, सांस्कृतिक के संस्कृति के साझा मूल्यों को बढ़ावा देना। सामूहिक सुरक्षा हेतु, ये सामूहिक सुरक्षा शब्द याद रखिएगा, जब हम यूएनओ पढ़ेंगे तब इस शब्द को और अच्छे से समझेंगे कि किस प्रकार ये विचार है कि एक सबके लिए और सबके लिए एक, यह विचार सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। इसी विचार से क्या बना है? यूएनओ बना है। इन बिंदुओं को समझने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस विश्व की सारी समस्याओं का हल है। किंतु आप यथार्थ में देखोगे, आप जब उसे अपने जीवन में देखोगे तो आपको समस्याएं समझ में आएंगी कि ऐसा भी नहीं है। धरातल पर देखने पर इन समस्याओं का संपूर्ण रूप से निवारण नहीं देखने को मिलता है। तो क्या ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन महत्व के नहीं है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो यहाँ पे आवश्यकता हमने पढ़े कि इन इन बातों को पूरा करता है, तो क्या इन सब बातों को पूरा कर लेने से विश्व की सारी समस्याओं का अंत हो गया? या फिर अगर नहीं हुआ है तो क्या भयंकर समस्या ही समस्या है? इसकी आवश्यकता या उपयोगिता के संबंध में कुछ विद्वान कथन कहते हैं। ये कथन प्रसिद्ध है जिस प्रकार हम आप देखें
कि यूएनओ के दूसरे महासचिव, यूएनओ के दूसरे महासचिव, दूसरे महासचिव, महासचिव डेग हेमरसोल्ड, दूसरे महासचिव डेग हेमरसोल्ड, डेग हेमरसोल्ड, डेग हेमरसोल्ड महोदय कहते हैं कि इनका कथन है यूएनओ के संबंध में कि यूएनओ का गठन, यूएनओ का गठन मानवता को स्वर्ग पर ले जाने के लिए नहीं, ले जाने के लिए, स्वर्ग पर ले जाने के लिए नहीं, बल्कि नरक से बचाने के लिए हुआ है, नरक से बचाने के लिए हुआ है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि यूएनओ की क्या उपयोगिता है। ऐसा नहीं है कि यूएनओ ने सारी समस्याओं को जड़ से समाप्त कर दिया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि संपूर्ण विश्व आज समस्याग्रस्त है। और आप देखो आगे, आप देखो कि किस प्रकार, आप चर्चिल महोदय का कथन देखिए, इससे भी आपको समझ में आएगा कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों। ये ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इनका कथन है कि युद्ध में हथियार लड़ाने से बेहतर है जबान लड़ाई जाए, है ना। इनका कथन है कि हथियार लड़ाने से बेहतर है, हथियार लड़ाने से बेहतर है, बेहतर है जबान लड़ाई जाए। तो एक ऐसे संगठन या ऐसे प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, ऐसे प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है जहां किसी विवाद के लिए हम अपनी जुबान के माध्यम से लड़ाई कर ले, न कि युद्ध के मैदान में हथियारों से लड़ाई करें। ऐसा ही भारतीय राजनयिक, ऐसा ही भारतीय राजनयिक, भारतीय राजनयिक शशि थरूर जी का भी कथन है, शशि थरूर जी का भी कथन है कि कभी कभार, कभी कभार विश्व के देश एक साथ इकट्ठा होकर, विश्व के देश एक साथ इकट्ठा होकर एक दूसरे का सर खाएं, सर खाएं, न कि युद्ध में एक दूसरे का सर कलम कर दे, एक दूसरे का युद्ध में सर कलम करने से तो अच्छा है कि किसी मंच पर वार्ता के माध्यम से विवादों का निपटान करने के लिए एक दूसरे का सर खा जाए। एक दूसरे का सर कलम करने से तो बेहतर है। उदाहरण के तौर पर आप देखो, यूएनओ की अभी बैठक चल रही है। इस बैठक में आप देखेंगे कि भाई पाकिस्तान भारत पर आरोप लगाता है, भारत उन आरोपों को गलत बताता है, निराधार बताता है और पाकिस्तान पर आरोप लगाता है। मतलब भारत और पाकिस्तान आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं, किंतु युद्ध तो नहीं कर रहे हैं, अपनी समस्याओं को यूएनओ में रख रहे हैं। अब समाधान हो ना हो ये सब बात की बात है, लेकिन अपनी बात को किसी मंच पर रख रहे हैं। वो मंच ऐसा हो जो निष्पक्ष हो, तटस्थ हो, किसी भी विवाद को युद्ध के रास्ते न सुलझाए, अपितु शांति वार्ता के माध्यम से सुलझाए। तो इस प्रकार हमको अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता होती है, इस प्रकार हमको अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता होती है। तो साथियों, आज हमने किन किन बिंदुओं पर चर्चा की? हमने चर्चा की है, हमने आज चर्चा की है
अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है? इनके उद्देश्य क्या होते हैं? ये किस लिए कार्य करते हैं? इनकी प्रकृति किस प्रकार की होती है? प्रकृति के माध्यम से हमने उदाहरणों को समझने का प्रयास किए हैं कि अपने ये उद्देश्य हेतु, एक पर्टिकुलर उद्देश्य हेतु बनाए जाते हैं और विश्व शांति के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। हमने देखे कि इनकी आवश्यकता क्या क्या है, क्या है उद्देश्य, क्या है कार्य, क्या है उदाहरण कौन कौन से हैं और कौन कौन सी इनकी आवश्यकता, क्यों आवश्यकता है। आप उदाहरणों में आपने देखे कि वे संपूर्ण संगठन को हमने एक नज़र देख लिए हैं, जिन संगठनों के बारे में हम आगे की कक्षाओं में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। लेकिन हम इन संगठनों को पढ़ने के पूर्व कुछ मूल बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। ये मूल बिंदु आपकी मूल अवधारणाएं होगी। ये अवधारणाएं आपको जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण हुआ है उसे समझने में सहायता करेगी। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के निर्माण में जिन अवधारणाओं का उपयोग हुआ है, यदि आप वे समझ लेते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन आगामी का जो प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ने में आपको बहुत हेल्प होगी। जैसे आप उदाहरण के लिए देखेंगे नाटो। आपको नाटो समझने या पढ़ने के साथ साथ आपको शीत युद्ध समझना आवश्यक है। शीत युद्ध समझना आवश्यक है कि कैसा रूस, जो पूर्व में सोवियत संघ था, और अमेरिका में वैचारिक मतभेद के कारण संपूर्ण विश्व में वैचारिक लड़ाई प्रारंभ हो गई थी। कैसे यहाँ से तीसरी दुनिया के देश निकल कर आते हैं जो गुट निरपेक्ष नीति अपनाते हैं। किस प्रकार इन संस्थाओं में कॉमन बात निकल कर आती है कि ये शांति और वार्ता के माध्यम से किसी विवाद को सुलझाने का प्रयास करते हैं। अंतर्राष्ट्रीयता या अंतर्राष्ट्रीयवाद को बढ़ावा देते हैं। कैसे इन संस्थाओं को हम आदर्शवादी संस्थाएं कहते हैं। हम इन संस्थाओं को क्यों आदर्शवादी संस्थाएं कहते हैं? क्यों इन संस्थाओं का विरोध यथार्थवादियों ने किया है? क्यों आदर्शवाद के साथ साथ उदारवाद आया है? उदारवाद ने पूंजीवाद को जन्म दिया है। उदारवाद ने पूंजीवाद को जन्म दिया है। ये पूंजीवाद के विरोध में मार्क्सवाद आता है। ये मार्क्सवाद समाजवाद को जन्म देता है और यही समाजवाद और आपका पूंजीवाद के मध्य जो वैचारिक मतभेद है वो शीत युद्ध को जन्म देता है। ये शीत युद्ध समाप्त 1991 में होता है। ये संपूर्ण घटनाक्रम के दौरान बनने वाले विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को पढ़ेंगे। क्यों समय के साथ इन संगठनों की आवश्यकताओं और महत्व को देखते हुए दूसरे क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण होता है। कैसे ब्रिक्स का निर्माण होता है जो अपने 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के साथ गठित होता है। आसियान क्यों बनता है? सार्क क्यों बनता है? ओपेक क्यों बनते हैं? जब पूर्व में प्रारंभिक संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बन गई थी, WTO, IMF, विश्व बैंक, UNO, तो फिर इन संस्थाओं का निर्माण और क्यों होता है? ओपेक क्या है? ओपेक प्लस क्या है? क्यों समय के साथ क्वाड का निर्माण किया जाता है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत क्यों एक साथ आते हैं, एक मंच पर आते हैं और अपने साझा उद्देश्यों के लिए कार्य करते हैं? हम इन सभी बातों की चर्चा अपनी आने वाली कक्षाओं में करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय संगठन को एक पूर्णता देंगे ताकि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित सारे प्रश्न बनने लगे। हम साथ ही इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी देखेंगे ताकि आपको पता लग सके कि किस प्रकार के प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन से पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन केवल हम फैक्ट के माध्यम से नहीं पढ़ेंगे, हम इसको अवधारणा के माध्यम से भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ
इसमें वर्तमान में कितने सदस्य देश है या वर्तमान में कोई घटना घटित हुई तो इसको करंट अफेयर से भी जोड़ दिया जाएगा। मतलब आप प्रतियोगी परीक्षा में अंतर्राष्ट्रीय संगठन में नंबर लाने की जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद की चर्चाएं हम अपने अगली कक्षा में करेंगे। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।